अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मैं डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम अहमद, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। साथ साथ समाज सेवा का चिकित्सक के पास एक बहुत बड़ा मौका होता है, इस माध्यम से भी मैं लगा रहता हूँ। लायंस क्लब सिवान, जो कि एक सोशल सर्विस की संस्था है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सोशल सर्विस की संस्था है, इस संस्था का मैं ट्रेजरर हूँ। आज का जो विषय है, कोरोना संकट और इस कोरोना संकट में जन स्वास्थ्य और जो राहत अभियान हम लोगों ने सिवान में चलाया, ये दो टॉपिक है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 5 बजे का समय आप सभी लोगों के लिए निश्चित किया गया था, तो यकीनन वक्त का पाबंद होने की वजह से मैं लाइव हूँ। राकेश जी नमस्कार, राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी साथी जहाँ कहीं से भी जो हैं सबको हमारा नमस्कार, आदाब, सलाम। सबसे पहले हम लोग आज जन स्वास्थ्य पे बात करते हैं। जन स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ। कोरोना का जो संकट है, ये जो पैंडेमिक हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना पांव पसारा है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने इसको अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार निपटा। भारत में पब्लिक हेल्थ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज का कारण हमारी एक बहुत बड़ी आबादी, इसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है, वो अनुपात, नमस्कार अशोक जी, डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है हमारे भारत में बहुत सारे मुल्कों से बहुत पीछे है। पैरामीटर में हम लोग बहुत नीचे आते हैं। ऐसी स्थिति में वाकई एक संकट का, जो ऐसा संकट जिस संकट से पूरी दुनिया परेशान है, सुशील भाई को क्रांतिकारी अभिनंदन। जिस संकट से पूरी दुनिया परेशान है, इस संकट से निपटने के लिए परिचर्चा आज रखी गई है। वाकई ये बहुत अच्छा विषय है, और निश्चित रूप से लाइव के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं, इरफान भाई को भी क्रांतिकारी अभिनंदन। और लाइव के बाद फिर ये जो वीडियो है, वाकई हम चाहते हैं कि लोगों के लिए एक अवेयरनेस का माध्यम बने। लोग इसके बारे में, चूँकि जागरूकता से हम बहुत सारे समस्याओं, बहुत सारे परेशानियों से बच सकते हैं। अब ये जो कोविड-19 की जो परेशानी भारत में आ गई है, तो इस परेशानी को अभी जो WHO के प्रेजेंट जो मुखिया हैं, उनके अनुसार ये लगभग 2022 तक रहने वाली है। तो निश्चित रूप से हमारे दिनचर्या में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं, बल्कि यूँ कहें तो बदल चुकी हैं। हमारे घरों में मैं समझता हूँ कि लगभग हर जगह हाथ धोने का जो सिस्टम है, बच्चे बच्चे तक टीवी के माध्यम से इसको सीख चुके हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल मैं समझता हूँ कि लगभग हर घर में अब होने लगा है। मास्क
हमारे जीवन के पोशाक के साथ साथ एक एडेड क्लॉथ के तौर पर मुझे लगता है कि 2-3 साल तक रहने वाला है। समस्याएं लेकिन दो पहलू पर हैं। एक हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य, और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए। पहले हम अपनी जिम्मेदारी की बात करें, चूंकि ये हमारे हाथ में है। निश्चित रूप से सरकार के पास साधन है, संसाधन है। सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि वो हमारे लिए अच्छा माहौल बना सके, हमारी रक्षा कर सके। हम उस पक्ष पर बात करेंगे। पहले हम हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम इस पर बात करना उचित समझते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे परिवार के लिए, हमारे अपनों के लिए, मैं समझता हूँ समाज के लिए एक धरोहर है, एसेट है। तो इस कोरोना संकट में जैसा कि अनलॉक 1 चल रहा है, चारों तरफ तकरीबन देखने से बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता है कि हमारे यहाँ कभी कोरोना था भी। हमें सजग रहना है, सचेत रहना है। चूंकि ये वो संकट है जो नजरों से दिखाई नहीं देता है, और अगर हम इंतज़ार करें कि मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में फला व्यक्ति को हो जाए फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग कि अगर ये पॉलिसी है तो ये पॉलिसी गलत पॉलिसी है। क्योंकि आज हम लोगों ने इटली को भी छोड़ दिया है पीछे। क्रांतिकारी सलाम राहुल जी, आज हम लोगों ने इटली को पीछे छोड़ दिया है। आज हमारे यहाँ जो तादाद है मरीजों की, वो 2 लाख पार कर चुकी है। तो हम लोग एक तरह से देखा जाए, राजेश जी नमस्कार, हम लोगों को एक तरह से तय करना होगा अपनी जिम्मेदारी। सबसे पहले पूरा का पूरा जो माहौल है उसको समझना जरूरी है। मास्क की बात कही जा रही है, सैनिटाइजर यूज करने की बात कही जा रही है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। मैं इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहने के खिलाफ हूं। लेकिन कब मास्क पहनना है, कब सैनिटाइजर लगाना है, किसके लिए मास्क अनिवार्य है, ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि आप घर में हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आप हेल्दी हैं, किसी भी तरह के मास्क के लगाने की आपके घर वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो मास्क कहाँ लगाएंगे? अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को जुकाम है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको कोरोना है, अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है, जुकाम के साथ साथ बुखार आ रहा है, हमें एहतियातन उस हालत में घर के अंदर भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जब तक कि वो जो लक्षण है स्पष्ट न हो जाए कि वो सामान्य फ्लू है या फिर कोविड-19 है। यानी कि अगर हम घर के अंदर हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है, तो कोई मास्क की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, कोई मास्क की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम कार के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, हम अकेले चल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है मास्क की। हमारे साथ हमारे घर का कोई व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं तंदुरुस्त है, वहां पर भी, जी हाँ, सुशील जी भी कह रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग ही उपयुक्त हो।
बात सही है। ये सामाजिक भेद, सोशल डिस्टेंसिंग का तो हिंदी यही होता है ना, सामाजिक भेद। समाज में भेद पैदा करके कौन सा अच्छा काम किया जा सकता है। तो देह से दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये शब्द ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैं कह रहा था मास्क, अगर हम कार चला रहे हैं तो कार चला रहे हैं उस स्थिति में मैं अकेला हूँ, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं, शीशा लगा हुआ है। बगल वाला आदमी मेरे घर परिवार का है, मैं जानता हूँ तंदुरुस्त है, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर कोई थर्ड पर्सन जिसको आप नहीं जानते हो, आपने कार में उसे लिफ्ट दे दिया है, वैसी हालत में मास्क आपको लगाना चाहिए। आप काफ़ी दिनों के बाद से अपने किसी पुराने मित्र से मिल रहे हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आपके साथ वो गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए मास्क अनिवार्य हो जाता है, वहाँ आपको मास्क लगाना चाहिए। कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर हम मॉल में जा रहे हैं, अब तो 8 तारीख आ रहा है, मॉल खुलने जा रहा है, रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है, मंदिर और मस्जिद भी खुलने जा रहे हैं, चर्च खुलने जा रहे हैं, तमाम धार्मिक जो अनुष्ठान है फिर से स्मॉल स्केल पर ही सही, लोगों की भीड़ तो इकट्ठा होने जा रही है। ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि आप अनजान व्यक्तियों से या ऐसे व्यक्तियों से मिल रहे हैं जो काफ़ी दिनों से बाद आपसे मिल रहे हैं, जिनके स्वास्थ्य के बारे में आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वहाँ पर आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें। हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर दाएं बाएं आगे पीछे, 1 मीटर हमारे अगल बगल में कोई आदमी नहीं हो, तब आप समझिए कि सुरक्षित है। अगर आपको भी कहीं छींक आ गई, कहीं आप खांसना चाहते हैं, तो ये दोनों हाथ को अपने चेहरे को बंद करके फिर आप खांसिए या फिर आप छींकिए, और ये संदेश भी दीजिए, जब आप ऐसे खांसेंगे, ऐसे छींकेंगे, तो यकीनन जो दूसरे लोग हैं वहाँ तक, बाय द वे, अगर आप कोविड-19 से संक्रमित हुए भी और अगर नहीं भी हैं, जुकाम भी है, तो दोनों ही हालत में सामान्य वायरस या कोविड-19 का वायरस दूसरे किसी व्यक्ति तक संक्रमित होने से आप इसको रोक सकते हैं। हमें यही काम करना है, हमें यही काम करना है ताकि हम इस कोविड-19 के चेन को ब्रेक कर सकें। हम इस काम को अच्छी तरीके से अगर करेंगे तो हम इससे उबर पाएंगे। दूसरी बात फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात थी, उसके लिए भी मैंने कह दिया। अब राज्य की बारी आती है। राकेश सिंह जी भी कह रहे हैं कि हम लोग राज्य की बात करें, बिल्कुल करना ज़रूरी है। खास करके बिहार राज्य, जहाँ पर कि आज भी जो टारगेट था WHO का कि प्रति 30,000 की आबादी पर एक एडिशनल PHC को बनाना है, अभी तक ये टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 30,000 की आबादी पर अभी भी हमारे यहाँ एक एडिशनल PHC नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि एडिशनल PHC कहाँ होता है, जहाँ पर कि एक डॉक्टर होता है, एक ANM होती है, तो प्रति 30,000 की आबादी पर हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि 15 तारीख को क्वारंटाइन सेंटर अब बंद होने जा रहा है, 15 तारीख को पूरे बिहार से क्वारंटाइन सेंटर बंद होने जा रहा है। आने वाले मरीजों का हम क्या करेंगे? बिहार में, अपने सिवान में रोज़ाना बहुत अच्छी संख्या में मरीजों की खेप दर खेप निकलती जा रही है। फिर उनके परिवार वालों को हम कैसे एड्रेस करेंगे? हमारा क्वारंटाइन सेंटर 15 जून, ये हमने, राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है कि 15 जून को सारे के सारे क्वारंटाइन सेंटर बंद हो जाने हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, ये राज्य सरकार, बिहार सरकार
कोविड-19 के लिए एक अलग मेडिकल टीम बनाए, एक अलग कैडर बनाए, एक अलग तरीके से मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम जो जिम्मेदारी कोरोना से निपटने के लिए राज्य को ज़रूरत है, उन तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक नई पूरी तरीके से एक कोविड-19 डेडिकेटेड हेल्थ कैडर बनाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं इस AISF के पेज के माध्यम से, राज्य सरकार से हमारी मांग है, हम डिमांड करते हैं कि राज्य सरकार कोविड-19 डेडिकेटेड कैडर बनाए और जिस प्रकार से WHO की देखरेख में पोलियो से मुक्ति हम लोगों ने पाई है, जिस प्रकार से मॉनिटरिंग करके, सर्विलांस करके, ट्रेसिंग करके, ट्रैकिंग करके हम लोगों ने पोलियो के एक एक मरीज को पकड़ा है, हमारे पास मॉडल उपलब्ध है। परंतु अभी जो हमारे पास हेल्थ कैडर अवेलेबल है, ये हेल्थ कैडर पहले से ही बहुत ही कम क्षमता पर काम कर रहा है, जबकि उसी संस्थाओं में काफ़ी बड़ी संख्या में चिकित्सकों की और पैरामेडिकल कर्मियों की पहले से ज़रूरत है। अब ऐसी स्थिति में उसी कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी जो कि डाल दी गई है, इसका दुष्परिणाम ये है कि आज बिहार का जो पब्लिक हेल्थ है वो बुरी तरह से चरमरा गया है। आज की स्थिति क्या है? आज किसी भी बड़े हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले पूरी की पूरी जो टीम है, जो जिसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए लगाया गया था, वो तमाम टीम के लोगों को कोरोना के लिए लगा दिया गया है। अब बताइए साहब, क्या ऐसी हालत में किसी हार्ट के पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो कौन देखेगा उस हालत में? ये घटनाएं रोज बरोज हो रही हैं, रोज बरोज हो रही हैं ये घटनाएं इस तरह से हो रही हैं कि अगर कोई गंभीर बीमार व्यक्ति पहुंच जाए किसी अस्पताल में तो उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आपका कोरोना टेस्ट अगर निगेटिव होगा फिर हम आपको ICU में ले जाएंगे, फिर हम आपको फला जगह वेंटिलेटर लगाएंगे, फिर हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। कमाल है साहब, आपके घर में अगर हमारे घर में हार्ट अटैक हुआ है, हमारे घर में अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस की तुरंत ज़रूरत है, फौरन जीवन रक्षक प्रणाली को वहाँ पर स्थापित करने की ज़रूरत है, तो क्या ऐसी स्थिति में हम लोग पहले कोरोना टेस्ट के लिए जाएं? क्या ऐसी स्थिति में 24 घंटे इंतज़ार करना उचित है कि हम आज कोरोना टेस्ट कराएं और 24 घंटे बाद हमारा जब रिपोर्ट आएगा फिर हम डॉक्टर्स हमारे लिए इंतजाम करें? बिल्कुल गलत है, कत्ल है ये। कहीं ना कहीं ये सामान्य जो मरीज हैं इस तरह से कत्लगाह में पहुंच रहे हैं जहां पर कि उनका कत्ल किया जा रहा है। मैं डिमांड करता हूं कि कोविड-19 डेडिकेटेड एक मेडिकल कैडर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी सामान्य रोगी अगर कहीं जाता है तो उसकी सामान्य चिकित्सा में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या कोरोना के आ जाने से डायबिटीज़ ख़त्म हो गया, टीबी की बीमारी ख़त्म हो गई, कैंसर ख़त्म हो गया, हार्ट अटैक बंद हो गए आने? क्या किडनी फेलियर समाप्त हो गया? ये क्या है? तमाम की तमाम बीमारियां उसी प्रकार से चल रही हैं, परंतु अभी जो
स्थिति है, इस स्थिति में पूरा का पूरा जो अमला लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए लगा हुआ है। यानी कि क्या पूरे बिहार के जितने हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ कोविड-19 का इलाज करेंगे और बाकी बीमारी कहाँ जाएगी? बाकी मरीज कहाँ दिखाएंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? तो वाकई ये गंभीर मुद्दा है। मैं समझता हूँ तमाम साथियों, इस मुद्दे को आप जहाँ भी हैं, जिस शहर में हैं, जिस जगह पर हैं, मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाना है। और निश्चित रूप से अगर हम लोग संगठित रहे तो वैसी स्थिति में कोविड-19 कैडर बनाने का कहीं ना कहीं प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो हमारा अगर प्रेशर पड़ेगा तो कोविड-19 का जो मेडिकल कैडर है, जिसमें कि अलग डॉक्टर का पूरा सेट होगा, पैरामेडिकल कर्मियों का पूरा अलग सेट होगा, जो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 को समर्पित होंगे, ताकि जो हमारे जो पब्लिक हेल्थ है, जो हमारे बाकी रोगियों की समस्याएं हैं, वो बाधित नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का संकट नहीं आने पाए। एक और अहम विषय पर बात करने के लिए मैं आया था कि इन दिनों राहत अभियान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हर जिले में हमारे मित्रों ने अपने अपने ढंग से राहत अभियान चलाया। सीवान में भी हम लोगों ने AISF बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के मित्रों, लायंस क्लब के लोगों ने और जो सामाजिक जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। तो मैं इस माध्यम से इस विषय पर ही बात करना चाहता हूँ। ये फूड फॉर हंगर का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया 2 अप्रैल, बहुत ही आरंभिक काल में, जब लॉकडाउन के मात्र 1 हफ्ता 10 दिन के आसपास का समय गुजरा था। उस समय AISF की जो टीम थी वो सिविल SDO के पास मिली। पता चला कि कोई मदरसा है, उस मदरसे में राहत की ज़रूरत है। तो आरंभिक काल में ये लोग, हम लोग जो भी राहत सामग्री उस मदरसे तक दे सकते थे, हम लोगों ने पहुंचाया। लेकिन बाद में हम लोगों को ये महसूस हुआ कि जबकि दुकानें बंद थीं, जो रोज़मर्रा की मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर थे, जो ऐसे रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग, जो कि दुकानदारों पर 100 रुपया 200 रुपया रोज़ जिनको मिलना, और उस 100 रुपया 200 रुपया के आधार पर उनकी जीविका चलती हो, ऐसे जो लोग थे, जब हम लोगों ने देखा गाँव में जा कर के, तो वाकई बहुत ही भयावह स्थिति थी, बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे थे तमाम लोग। तब हम लोगों ने निर्णय लिया और कि भाई हम लोगों ने जो कार्यक्रम करना है फूड फॉर हंगर का, ये 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं करना है। हम लोगों ने निर्णय लिया, AISF की टीम ने, बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के शिक्षकों का समर्पण, वाकई मैं सलाम करता हूं आप तमाम शिक्षकों को, AISF के तमाम लोगों को और समाज के उन तमाम प्रबुद्ध लोगों को, लायंस क्लब के जो हमारे सहपाठी हैं उनको, कि वाकई आपके अंदर जो समर्पण का भाव, सेवा का भाव फूड फॉर हंगर कार्यक्रम के लिए जो नजर आया, ऐतिहासिक, अद्भुत, अतुलनीय है, इनक्रेडिबल। ये फूड फॉर हंगर का कार्यक्रम जो हम लोगों ने चलाया, ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम बना जो कि बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी भेदभाव के
कहीं से भी हमारे टीम के किसी भी सदस्य को कहीं से भी कोई भी सूचना अगर मिल जाए कि फलां गांव में फलां प्रखंड में इतने परिवारों को राशन की ज़रूरत, हमारी टीम समर्पण भाव के साथ फौरन उतने परिवारों के लिए पैकेट बना करके वहां डिलीवर करती थी, उनके दरवाजे पर ले जा करके हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने फूड फॉर हंगर प्रोग्राम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कि ये हर ज़रूरतमंद तक हमारे कार्यक्रम पहुंच जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के हमारे आईडी पर, जो हमारे जितने टीम के मित्र थे सभी ने अपनी अपनी आईडी पर बजाबते संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर के साथ हम लोगों ने सोशल मीडिया पर इस सूचना को डाला कि जिस किसी भाई बंधु को आपको लगता है कि फला परिवार परेशान है, उसके यहाँ राशन की कमी है, आप हमको खबर कीजिए, वी आर रेडी टू सर्व। और हम लोगों ने सिवान के विभिन्न प्रखंडों में, एक किनारे अगर गोरिया कोठी है, बसतपुर है, तो दूसरा किनारा इधर सिसवन है, हम लोगों ने सिवान, फिर हसनपुरा है, हुसैनगंज है, जीरादेवी प्रखंड है, सिवान सदर प्रखंड है, बढ़रिया प्रखंड है, ये तमाम जो प्रखंड हैं सिवान ग्रामीण क्षेत्रों में, इन तमाम प्रखंडों के विभिन्न गांवों में जहां कहीं से भी ज़रूरत पैदा हुई, सूचना मिली, खबर मिली, हमारी टीम के समर्पित सदस्यों ने फूड पैकेट्स बनाए और बना करके उनके दरवाजे पर ले जा करके उनको देने का कार्य किया। यही नहीं, बहुत सारे परिवारों को इस क्रम में हम लोगों ने गोद लिया हुआ है। सिवान शहर में हमारा कार्यक्रम, गल्ला मंडी एक मार्केट है, वहाँ पर इसका स्टोर हम लोगों ने बनाया और वहाँ से तमाम चीज़ें पैक होती हैं और पैक हो करके जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ वहाँ हमारी टीम ले जा करके इसको डिलीवर करती है। मैं इस सोशल मीडिया के इस फेसबुक लाइव सेशन में ये बात वापस फिर बताना चाहता हूँ कि हमारा कार्यक्रम आज भी, गत 2 अप्रैल से कार्यक्रम चल रहा है, परंतु आज भी हमारा कार्यक्रम लाइव है। आज भी अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि कहीं किसी जगह समस्या है, आप हमको बताइए, आप हमको ज़रूर बताइए, हम लोग वहाँ पर राशन ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे होटल हैं सिवान में जिनके मैनेजर की तनख्वाह 4,000, 5,000, 8,000 तक है और इस क्रम में वो होटल बंद हो गए। आप समझ सकते हैं कि जिनकी तनख्वाह ही इतनी हो, उनके लिए घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए भी हम लोगों ने राशन के किट बनाए और एक एक महीने का राशन उनके घरों तक ले जाकर के हम लोगों ने डिलीवर किया। फिर हम लोगों को सूचना मिली कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे निजी स्कूल हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है और जिसके यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह 5,000, 6,000, 7,000 तक है। तो कुछ ऐसे शिक्षक हम लोगों को मिले जो कि पूरी तरह से उसी जीविकोपार्जन पर आश्रित थे। हम लोगों ने बहुत ही सम्मान के साथ, बगैर किसी शोर शराबे के, उन शिक्षकों के घरों में उनके मित्रों के माध्यम से, उनके इष्ट मित्रों के माध्यम से, उनके किसी ऐसे जान पहचान वाले लोगों के माध्यम से एक एक महीने का राशन भेजने का हम लोगों ने कार्य किया है। मित्रों, ये फूड फॉर हंगर कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक सिवान जिला का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के तौर पर आज समाज के सामने है। इस कार्यक्रम की विशेषता क्या है मित्रों? ये तमाम कार्यक्रम आप समझ सकते हैं कि एक दिन में हम लोगों ने 5 से 6 क्विंटल चावल
ज़रूरतमंदों में वितरित किए हैं। इतनी बड़ी धनराशि, जबकि पूरा का पूरा इंतज़ाम इस पूरे कार्यक्रम का ये सिवान के लोगों को श्रेय जाता है। तो आपके माध्यम से हम सिवान की तमाम उन लोगों को सलाम करना चाहते हैं, उन तमाम प्रबुद्ध नागरिकों को, जिम्मेदार नागरिकों को सलाम करना चाहते हैं, जिन लोगों ने ऐसे संकट की घड़ी में, जबकि एक एक रोटी के लिए लोग मोहताज हो रहे थे, उस वक्त जबकि उनकी भी आमदनी बंद थी, लोगों ने अपने अपने पॉकेट के बारे में नहीं सोचा। अपने रखे हुए पैसे को, अपने रखे हुए सामग्री को, अपने रखे हुए साधन को हम लोगों की एक आवाज़ पर लाए, इस विश्वास के साथ कि ये ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। और वाकई हमारी टीम को भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, सुशील भाई को खास करके, और तमाम जो उनके मार्फत से हमारे मित्र जो प्रारंभिक शिक्षक संघ के, जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और तमाम AISF के जो मित्र हैं, इन लोगों ने जो समर्पण दिखाया है, वाकई ऐसा समर्पण अपने जीवन में मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है, अभी तक मुझे लगता है कि हमारे जीवन का ये हासिल है, ये उपलब्धि है। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं कि आज 25 लाख प्रवासी मजदूर वापस बिहार आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आते के साथ उनके यहाँ खाते में पैसा आ रहा है। आपको भी जहाँ कहीं भी ऐसे मजदूर, ऐसे परिवार, ऐसे ज़रूरतमंद आपको भी अगर नज़र आए, तो ये मानवता को मदद करने का समय है, ये मानवता के लिए खड़े होने का समय है। कोरोना हारेगा, इंसानियत जीतेगी। हम सब लोगों को ये तय करना है कि ऐसे तमाम परिवारों को, ऐसे तमाम लोगों को अपने नज़र के सामने भूखे नहीं मरने देना है। इसी प्रण के साथ हम लोगों ने फूड फॉर हंगर कार्यक्रम को शुरू किया था, और आज भी हमारी टीम इसके लिए कृत संकल्प है। कहीं भी ऐसा कोई परिवार अगर किसी भी माध्यम से, आपके माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमारी टीम को अगर सूचना मिल जाए, तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पर ज़रूरतमंदों तक जो भी सामान होगा हम लोग देंगे। और ये वीडियो जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, वहाँ वहाँ पर मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, ये समय मानवता के साथ देने का समय है। आप सभी लोग निश्चित रूप से अपने अपने ढंग से काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों तक इस राहत अभियान को बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जब ये पूरा का पूरा अनलॉक हो रहा है, उस स्थिति में ये जो मज़दूर जब वापस घर आए हैं, कुछ दिनों के बाद से ये बाज़ार में अब निकल रहे हैं। अभी सिवान में इनका निकलना शुरू हो गया है, इनके पास अभी काम नहीं है। तो ऐसा नहीं हो कि हमारे और आपके किसी वजह से कोई भी इंसान भूखा सो जाए। साथियों, बहुत अच्छी चर्चा रही, और इस चर्चा में अशोक जी, राकेश भाई, इरफान भाई, सुशील भाई और भी तमाम लोग शामिल हुए, मित्रा जी, यादव जी, सबको मैं दिल से सलाम कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और वापस अपनी बात को एक लाइन में अब समराइज़ करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी जागरूकता ही हमारी जान की रक्षा कर सकती है। कृपया खुद भी जागरूक बने, परिवार को जागरूक करें, कोविड-19 के बारे में अपने से बात करें। आप क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। आप अपने परिवार के अंदर बात कीजिए। निश्चित रूप से जब प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में बात करेगा, तो जानकारियां खुद ब खुद बढ़ के आ जाएंगी, और जब जानकारियां आ जाएंगी, तो इस बीमारी को ख़त्म करने के पीछे सबसे बड़ा जो हथियार है, वो आपकी जानकारी है। तो हम इसको हरा सकते हैं। अब तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। समय भी लगभग हमें बोलते हुए 30 मिनट हो चुका है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा
कि कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद, कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद मेरे मुंह से निवाला नहीं उतरता है। कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद मेरे मुंह से निवाला नहीं उतरता है। मैं इसी शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, इस आशा और इस उम्मीद के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों इस चुनौती के योद्धा बनिए। ये चुनौती आपकी चुनौती है, ये चुनौती हमारी चुनौती है, और निश्चित रूप से हम लोग अगर खड़े हो गए तो आज हम लोग इस चुनौती को पार पा लेंगे, वापस हमारा फिर सुखी संसार होगा। चलते चलते मैं एक लास्ट लाइन का और बता दूं आपको कि हम लोगों ने 6000 परिवारों तक अभी तक फूड फॉर हंगर का जो कार्यक्रम था उससे 6000 परिवारों तक अभी तक हम लोग राशन पहुंचा चुके हैं, और ये आंकड़ा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग कोरोना से जीत जाएंगे, कोरोना हारेगा, इंसानियत जीतेगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, लाल सलाम, थैंक यू।